योजनाओं का निरीक्षण करते हुए ग्रामीण इलाकों में जन सुनवाई की। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही लोगों की समस्याओं के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जहां मोचा हल्दू, मोतीनगर और कई इलाकों में निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच उनकी समस्याएं भी सुनी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि लोगों द्वारा पेयजल संस्थान, बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग से संबंधित शिकायतें और समस्याएं बताई गई, जिन पर अधिकारियों को तत्काल मौके पर ही शिकायतों के निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिन विकास कार्यों में लेट लतीफी हो रही है, उनमें तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। धुआं विधानसभा की विभिन्न जो विकास परियोजनाएं चल रही है, आज सभी लोगों के साथ हम लोगों ने इसमें निरीक्षण के लिए प्रोग्राम रखा था और गांव के अंदर भी एक जन सुनवाई आयोजित करी गई है। पहले हम लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो संबंधित जो भी एजेंसी है उनको सभी मांगों का ध्यान रखते हुए समय से कार्य किए जाने के निर्देश दिए। अन्य जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनका भी हम लोगों ने ऑन द वे भ्रमण किया। सभी विभागीय अधिकारियों को जो जन समस्याएं मौके पर आई हैं उनके समाधान के लिए निर्देशित किया। और बात करेंगे दून वैली की, जहां पर बिना मास्टर प्लान के अवैध निर्माण हो रहे हैं। मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने दून वैली में बिना मास्टर प्लान और पर्यटन प्लान के हो रहे अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान और पर्यटन प्लान बनाए बिना कोई भी व्यक्ति यहां पर निर्माण नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने लैंड यूज के लिए कोई मास्टर प्लान दिया या नहीं। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि जो परिस्थितियां हैं उसके लिए सरकार को सिंसियरली काम करना चाहिए। तो इसमें कोर्ट ने आज ये ऑर्डर किया है कि 4 हफ्ते के अंदर आप टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान बनाइए और साथ ही जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान को लेके उनका ये कहना है कि उन्होंने इंटीग्रेटेड प्लान केंद्र सरकार में जमा किया है, तो उसमें केंद्र सरकार से रिप्लाई मांगा है कि क्या ऐसा कोई प्लान उन्होंने केंद्र सरकार में जमा किया है और उसकी क्या स्थिति है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज में हुए भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6000 पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो रहे अवैध निर्माण और 6000 पेड़ों के कटान के खिलाफ 2 जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य की अन्य जांच एजेंसियों से सीबीआई का जांच में सहयोग करने को कहा। वहीं कोर्ट ने आदेश की कॉपी डायरेक्टर सीबीआई को जल्द भेजने के निर्देश दिए। हम लोगों ने ये मांग करी थी माननीय उच्च न्यायालय से कि इस पूरे प्रकरण को एक निष्पक्ष जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रेफर किया जाए। इस मांग को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी जांच सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को रेफर कर दी है और उनसे कहा है कि उचित कार्रवाई करें। ये भी कहा है कि वो कोई अंतिम व्यू नहीं दे रहे हैं कि कौन सा अधिकारी दोषी है, क्योंकि जाहिर है उनका पक्ष भी जानना जाएगा। लेकिन ये अपने आप में माननीय उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि जो तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किए गए, इससे प्रथम दृष्टया यह केस इतनी गंभीरता का था कि जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नई दिल्ली इसकी तहकीकात करे। दरअसल हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में साफ किया था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक भी पेड़ नहीं काटा जा सकता, न ही कोई निर्माण किया जा सकता है। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए 6000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने के साथ साथ कई अवैध निर्माण कर दिए गए, जो देवभूमि उत्तराखंड के लिए काला धब्बा है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदेश का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद अगर सरकार को लगता है तो हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अलग जांच चल रही है, जिसमें सीसीबी एक जांच कर रही है, आपका एडीटी अलग जांच कर रही है और हमारी सरकार के द्वारा भी विजिलेंस को पूरे प्रकरण को सौंपा गया है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है सीबीआई जांच के लिए। निर्णय को आने दीजिए, परीक्षण करा लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपील भी करेंगे।
वहीं इस मामले में विपक्ष हरक सिंह रावत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए ईडी और सीबीआई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। ये मामला न्यायालय में था, हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लगातार जो है विपक्ष के लोगों पर जो है सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का जो है प्रयोग करने का काम कर रही है और आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश किए हैं। हरक सिंह जी उस पर पाक साफ होकर के निकलेंगे और ये दायित्व तो उन अधिकारियों का बनता था जिन अधिकारियों ने इस कृत्य को करने का काम किया। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने के बाद कोर्ट किस तरह के आदेश देती है, लेकिन सीबीआई को जांच सौंपने से हरक सिंह जरूर मुश्किल में फंस सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए रुक करेंगे, अगली खबर की बात करेंगे बागेश्वर से, जहां पर डबल लॉक रूम में रखे गए हैं ईवीएम वीवीपैट। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम सीसीटीवी से यहां पर नजर रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा सख्त है, अर्धसैनिक बल पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। तो सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां हमने देखा रही और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहा। अब ऐसे में क्योंकि बागेश्वर में उपचुनाव के बाद आला अधिकारी और सियासी नेताओं की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट को डबल लॉक रूम में रखा गया। 188 पोलिंग बूथों की सभी ईवीएम और वीवीपैट को त्रिस्तरीय सुरक्षा के भीतर रखा गया है। उपचुनाव की मतगणना 8 सितंबर को होनी है और इस उपचुनाव में जहां मैनरबंगा पोलिंग बूथ में सर्वाधिक 74.52% मतदान रहा, वहीं जैन करास में सबसे कम मतदान रहा। एक 188 पोलिंग बूथों की ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा के भीतर रखा गया है। पहले सुरक्षा घेरे में अर्धसैनिक बल के जवान, दूसरे घेरे में आर्म पुलिस और तीसरा घेरा रेगुलर पुलिस का है। सीसीटीवी कैमरों से भी स्ट्रांग रूम और साथ ही पूरे परिसर पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रोसेस की वीडियोग्राफी हुई है। हमारे दोनों जितने गेट हैं, डबल लॉक सिस्टम बोला जाता है। डबल लॉक सिस्टम में हमारी ईवीएम्स रखे जाती है स्ट्रांग रूम में। उनके दरवाजे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा है। 3 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए। प्रत्येक दरवाजे के ऊपर 2 हमारे स्ट्रांग रूम बने हैं 188 बूथों के लिए। सिक्योरिटी हमारी 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होती है। इनर कोर्डन में हमारी एसएसबी लगी है, आउटर कोर्डन में हमारी आईटीबीपी तैनात है और जो सबसे भारी कोर्डन है उसमें हमारी सिविल पुलिस तैनात है। टिहरी झील में 14 सितंबर से नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन होने जा रहा है। 17 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन का उद्घाटन सीएम धामी करेंगे। साथ ही कई मंत्री विधायक के साथ आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वाटर स्पोर्ट्स कप में 28 राज्यों की टीम और 450 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी गोवा में होने नेशनल गेम्स 2023 में चयनित किए जाएंगे, जो वहां पर होने जा रहा है। टिहरी सभागार में आयोजित बैठक में डीएम मयूर दीक्षित ने तैयारियों को लेकर चर्चा की। आईटीबीपी के सहयोग से ये आईटीबीपी उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, खेल विभाग उत्तराखंड का और जो इंडियन कियाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन है उसके सहयोग से हम ये पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत बृहद कार्यक्रम है जिसमें कि करीब 450 खिलाड़ी भाग लेंगे और जो खिलाड़ी इसमें चयनित होंगे वो नेशनल स्पोर्ट्स 2023 जो कि गोवा में आयोजित होना है उसमें भाग लेंगे। देखिए, टिहरी झील में एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं जिसमें कि पूरे भारत से करीबन 450 प्रतिभागियों द्वारा नेशनल कायाकिंग कैनोइंग कॉम्पिटिशन्स में प्रतिभाग किया जाएगा और इसमें जो भी क्वालिफाई करेंगे वो आगे नेशनल स्पोर्ट्स जो होंगे वो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हाई परफॉर्मेंस के जो हमारे एथलीट्स होंगे उनके लिए वहाँ पर फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही है जिससे निश्चित तौर पर नई टिहरी को एक अपनी पहचान भी मिलेगी और टूरिज्म के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स को भी एक बल मिलेगा। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की। हम बात करेंगे खबर जहां पर देहरादून केदारनाथ हवाई सेवाओं से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 7 से 11 सितंबर तक नहीं मिलेगी हेली सेवा। G20 के मद्देनजर हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं होंगे।
आईजी गढ़वाल करण सिंह ने इसकी जानकारी दी है। आज कई यात्रियों को हेली सर्विस नहीं मिल सकी क्योंकि देखिए G20 का आयोजन हमारे देश में हो रहा है और उसको लेकर हेली सेवा जो देहरादून टू केदारनाथ है वो कहीं ना कहीं यहां पर बाधित रहने वाली है। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के मानसून सत्र की। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा जहां 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। 88,000 करोड़ के पार पहुंचा इस साल के बजट का आकार। नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 36.50 करोड़, एससी बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 5 करोड़, एसटी बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 17 करोड़, 10 स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान, स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान, जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रबंधन के लिए 100 करोड़ अतिरिक्त, वहीं एसडीआरएफ के लिए 218 करोड़ का प्रावधान किया गया। मेडिकल कॉलेजेस 54 करोड़। 21-22 में जो हमने लगभग 14,176 करोड़ का कर राजस्व जहां प्राप्त हुआ था वहां 22-23 में बढ़कर 17,103 करोड़ रुपया हुआ, यानी कि यहाँ भी हम लोग बढ़े हैं और ये 47% का कर राजस्व हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि जो अनुपूरक बजट है इसमें जो हमने प्रावधान किए हैं, जिस प्रकार से हमने वित्तीय अनुशासन के माध्यम से हमारा ये प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेजेस 54 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन में 36 करोड़ का प्रावधान है। आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना के लिए 321 करोड़ रुपए का, ऋषिकेश योग नगरी को विकसित करने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान, हरिद्वार पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो उसमें 25 करोड़ का प्रावधान, पार्किंग हेतु पूरे प्रदेश भर में 135 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है और हरिद्वार जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण और स्थापना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान